हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत आपका स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर हाजिर हुए हैं और बातचीत करेंगे राजस्थान के बाद भारत और विश्व के करंट अफेयर्स के बारे में। तो राजस्थान की अभी चर्चाएं नहीं करेंगे क्योंकि उसकी अलग से क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी जल्दी। तो आप सबका सहयोग अपेक्षित था और आप सब लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं और बड़ा क्लास का जो है वो आनंद भी ले रहे हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि डेली करंट अफेयर्स के बारे में आपको बताया जा चुका है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके सामने जो नंबर दे रखे हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहली बातचीत है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का अगर भाव है तो जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, और कुछ करने का अगर हौसला नहीं है तो फिर कितनी ही बात बता दी जाए चाहे वो सब बेकार है। ऐसा ही आपके सामने मैंने लिखा है कि मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पर घर न बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर फिर एक दिन वापस आऊंगा। तो आप लोग भी, जो लोग आप पर कमेंट बाजी करते हैं, जो लोग आपको निराश करते हैं, उनको एक चेतावनी दे दीजिए और लग जाइए अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में। और चेतावनी यही है कि आप अपने शब्दों से अपने अंदर के मन को जवाब दीजिए, लोगों के सामने बोलकर नहीं, अपने कर्मों से जवाब दीजिए। तो यही बात है, यही सोचकर आप अपने मन के अंदर बैठ जाइए और अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइए कि मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बना लेना, यानी मेरे को कम मत आंकना, मैं समंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा और जिस दिन आऊंगा तुम लोगों की जिंदगी में तबाही लेकर आऊंगा। की समझ गए? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहली बातचीत से ही कि क्या है आज का हमारा पहला पॉइंट जो है उसका। करंट अफेयर्स की बातें हैं तो दिन प्रतिदिन की घटनाओं से लेकर हमने कुछ बातें उठाई है जिनको एक एक करके मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, और जो भी बातचीत हम यहाँ करेंगे वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होगी, इसलिए आप इन बातों को बड़ा अच्छे ढंग से समझने का जो है वो प्रयास भी करें। जितनी बातें आपके साथ हम लोग करने वाले हैं वो सब एक एक करके हैं। सबसे पहले बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, ठीक है? क्या है सर? बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो है कहां पर? तो पहली बात तो है ये सर कर्नाटक राज्य के अंदर है। कहां पर है साहब? कर्नाटक के अंदर बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। तो हाल ही में सरकार ने क्या किया है, बेला डाकूपे श्री महादेश्वर स्वामी मंदिर जो है वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर है। उसमें मुख्य क्षेत्र में, यानी जो कोर एरिया जो है, क्या है? कोर एरिया आप लोग कह दीजिए या मुख्य क्षेत्र कह दीजिए, कि वार्षिक यात्रा यानी कार्तिक माह की अंतिम सोमवार को वहां पर यात्रा का मतलब है अपने यहाँ यात्रु बोलते हैं, जो हर महीने जो पैदल यात्रा की जाती है या यात्रियों के द्वारा जो परिक्रमा की जाती है या जो वहां पर मेले का आयोजन किया जाता है उसको है कि यहाँ पर जो कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को जो यात्रु जाते हैं जहां पर, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहां पर? बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर ये महादेव का मंदिर था, क्योंकि इससे हमारे जो पक्षी हैं, हमारे जो वहां रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको बड़ा नुकसान होता है, वो उनसे बड़े डिस्टर्ब होते हैं। टाइगर रिजर्व में जिस प्रकार के प्रतिबंध होते हैं ठीक उसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। टाइगर रिजर्व के अंदर जाने वाले लोगों पर बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, अगर उन प्रतिबंधों को नहीं माना जाता है तो सरकार के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा बड़ा एक्शन लिया जाता है, क्योंकि वहां हम उनको देखने जा रहे हैं, उनकी चीजों को नोटिस करने जा रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उनका भी जीवन है, जैसे हमारे जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति अगर डिस्टर्ब हमें करे तो हमें कितना बुरा लगता है, ठीक उसी प्रकार उनको भी बुरा लगता है, इसलिए उनको भी कोई डिस्टर्ब ना करे इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए अगली बातचीत हम लोग करेंगे यहां पर इसी से रिलेटेड है, जो आपको बता रहे हैं हम कि प्रतिबंध क्यों लगाया गया और इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो इस पर मैंने कुछ सवाल बनाए हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वहां से रिलेटेड कुछ सवाल है। हाल ही में सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? बेला काडुपे श्री महादेश्वर मंदिर की पूजा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। बेला काडुपे श्री महादेश्वर स्वामी मंदिर की वार्षिक जो यात्रा है उस पर प्रतिबंध जो है वो सरकार के द्वारा लगा दिया गया है, क्योंकि इसके द्वारा जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचता है, वो डिस्टर्ब होते हैं, उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया है। तो महाकाडुपे श्री महादेश्वर मंदिर की वार्षिक यात्रा पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, यहां लिखा है कि
बेलाकाडुपे महादेव मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है। उसी से मैंने कई तरीके के सवाल बनाए, अगर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका जवाब देने में सक्षम रहेंगे। बेलाकाडुपे श्री महादेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में स्थित है, एकदम सही जवाब है। कावेरी नदी के किनारे पर नहीं है। चिल्का झील जो उड़ीसा में उसके पास में भी नहीं है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो मध्य प्रदेश में वहां भी नहीं है। ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो आपका भारत के तटीय राज्य कर्नाटक के अंदर, यहाँ केरल है, यहाँ कर्नाटक है, तो कर्नाटक के अंदर जो है वो आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है। ध्यान रखना, कई बार इससे पहले भी बांदीपुर टाइगर रिजर्व पर कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों क्या है आपके सामने, इसी से जुड़ा हुआ एक नया सवाल और भी देख लो। यहां लिखा हुआ है कि सरकार ने वार्षिक यात्रा पर प्रतिबंध जो है वो क्यों लगाया है, क्या ऐसा कारण है जिसको कारण, कौन से, उसी मंदिर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने जो लिखा हुआ है बेलाकाडुपे श्री महादेश्वर मंदिर जो है, ठीक है, बेलाकाडुपे महादेश्वर मंदिर जो है, महादेश्वर मंदिर, उसकी जातरू प्रथा पर प्रतिबंध क्यों लगाया है, धार्मिक कारणों से नहीं साहब, वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए, श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए, मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए नहीं, ये लगाया गया वन्य जीव जो है उनकी सुरक्षा और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए इसलिए लगाया गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण हमेशा से चलता आ रहा है और हमारे राजस्थान में तो आपको पता होगा हमारे विश्नोई संप्रदाय के भाई बंधुओं के द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अमिट छाप पूरे देश दुनिया में छोड़ी गई वो अतुलनीय है और उसी को लेकर पूरे देश में चर्चा भी होती है। तो यही कदम उठाया गया है, वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसा किया गया है। चलिए अगला सवाल वही है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है ये भी बता दीजिए। तो आपके सामने ये सवाल आया कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व हाल ही में जो चर्चा में रहा है वो कौन से राज्य में। कल परसों मैंने एक नाम और भी बताया था, घासीदास के बारे में बताया आपको, घासीदास टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, घासीदास टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, इसके बारे में भी बातचीत की थी। ये घासीदास टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहां पर स्थित है, तो घासीदास टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। और ये जो घासीदास टाइगर रिजर्व है ये देश का कौन सा, ये बन गया है 56वां टाइगर रिजर्व, कौन सा, 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और टाइगर स्टेट कौन सा है, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट आप लोग जानते हैं कौन सा है, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, जहां पर कान्हा किसली जो है उसके नाम से, उसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व है, उसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर कई आसपास के इलाके में 150-200 किलोमीटर के इलाके में भी कई टाइगर रिजर्व फैले हुए हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु इसका सही जवाब नहीं है, कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश भी नहीं है, मध्य प्रदेश भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या अगली है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के बारे में हमारी बातचीत। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वो क्या चीज है, क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है और कब दिया जाता है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वो आपको पता है अब से 2 साल पहले राजस्थान के एक व्यक्ति को भी मिला था। तो गोपाल रत्न, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वो क्यों दिया जाता है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा दिया जाता है, DAHD, ठीक है, यानी पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो है, डेयरी विभाग, उसके द्वारा ये क्या किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वो 2024 के विजेताओं की अभी हाल ही में क्या की गई है, घोषणा की गई है। तो यह पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। इसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब आता है तो याद रखना 26 नवंबर को आता है। 26 नवंबर को जब हम लोगों ने कौन सा दिवस मनाया है, संविधान दिवस मनाया है, संविधान दिवस, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो 26 तारीख को हमने संविधान दिवस जो है वो मना रहे हैं और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी इस दिन है। इस समारोह पर यह पुरस्कार क्या किए गए, प्रदान किए गए। तो दोबारा सुन लीजिएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के अंदर हम लोग बात करें, पहली तो कौन सा विभाग देता है, तो पशुपालन और डेयरी विभाग देता है। किस मिशन के अंतर्गत देता है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
उसके बाद राष्ट्रीय गोपाल रतन पुरस्कार जो है 2024 के विजेताओं को अभी हाल ही में 26 तारीख को ये पुरस्कार दिए गए। अब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है कुछ और बातें क्या है कि ये कौन कौन सी श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, कौन कौन सी ऐसी श्रेणियां जिनमें यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। सबसे पहले स्वदेशी गाय या भैंस नस्लों के पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बात तो किसान का ध्यान रखना, पिछले 2023 के अंदर राजस्थान के किसान, गंगानगर के किसान को यह पुरस्कार मिला था। इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक जो है AIT, उसके लिए भी यह पुरस्कार दिया जाता है। फिर सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी या डेयरी किसान उत्पादक संगठन को, यह संगठन को भी दिया जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है, कृत्रिम गर्भाधान टेक्निक ले किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी गाय या नस्ल जो है उसके पालन करने वाले किसी सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी कि सीधी सीधी बात है, राष्ट्रीय दुग्ध मिशन के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ गोपाल रतन पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। सबसे पहले इस पर कुछ हमने जो सवाल बनाए हैं वो आपके सामने रख देता हूं कि इससे जुड़े हुए क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय गोपाल रतन पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रतन पुरस्कार 2024 किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? तो आपको पता है 26 नवंबर जो है इसको क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय जो है दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो इस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जब मना रहे थे उस अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया 2024 में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत 2014 में की गई थी, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2014 के अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ये जो मिशन है इसके बारे में भी जानकारी आपको बता दी है कि 2014 में इस मिशन को शुरू किया गया। और कारण क्या था? तो एक तो है श्रेष्ठ नस्ल जो है पशुओं की, श्रेष्ठ एक तो नस्ल तैयार हो, और दुग्ध उत्पादन में, किस उत्पादन में? दुग्ध उत्पादन जो है, उत्पादन में भारत को आगे बढ़ाने के लिए इस मिशन की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कौन सा कार्यक्रम स्वदेशी गाय भैंस नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए कार्य करता है? ये आपका सवाल है इसी से रिलेटेड। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कौन सा कार्यक्रम स्वदेशी गाय भैंस नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए कार्य करता है? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान तकनीक, दुग्ध उत्पादक संगठन। तो आपको पता है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम जो है उसके तहत, या राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन कार्यक्रम, या कृत्रिम गर्भाधान तकनीक और दुग्ध उत्पादक संगठन, गोकुल मिशन के तहत कौन सा कार्यक्रम स्वदेशी गाय भैंस नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए कार्य करता है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो ऐसा किया जा रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी गाय भैंस नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय गोपाल रतन पुरस्कार 2024 के तहत किसे सम्मानित किया जाता है? सर्वोत्तम डेयरी किसान को, सर्वोत्तम गोपालक को, सर्वोत्तम कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को, तीनों को सम्मानित किया जाता है। सर्वोत्तम डेयरी किसान को भी किया जाता है, सर्वोत्तम गोपालक को भी किया जाता है, सर्वोत्तम कृत्रिम गर्भाधान तकनीक जो अपनाने वाले लोग हैं उनको भी किया जाता है। यानी तीनों श्रेणियों में यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो यह 3 श्रेणियों के अंदर दिया जाने वाला क्या है? पुरस्कार है। 3 श्रेणियों के अंदर दिया जाने वाला यह क्या है? पुरस्कार है, जिसके बारे में आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो गोपाल रतन पुरस्कार के बारे में, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कौन सा कार्यक्रम स्वदेशी गाय भैंस की नस्लों के लिए, और कितनी श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है? 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD का मुख्य उद्देश्य क्या है? NPDD का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम जो है ये कह रहा है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण, डेयरी उद्योग के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण,
कृत्रिम गर्भाधान की प्रौद्योगिकी को क्या करना है, बढ़ावा देना। तो सही से आपको पता है कि डेयरी उद्योग जो है उसके लिए बुनियादी ढांचा जो है उसका क्या करना है, निर्माण करना है। ये राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लाउडिंग सीडिंग जो है वो क्या है, क्यों चर्चा में आए। आपको पता है भारत में दिल्ली एक प्रदूषित शहर की श्रेणी में आ गया है। दुनिया भर के शहरों की अगर तुलना की जाए तो भी दिल्ली का नाम प्रदूषित शहरों के अंतर्गत आता है। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए एक टेक्निक अपनाई जाती है जिसका नाम है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब है कृत्रिम रूप से बरसात करवा के जो प्रदूषण आ रहा है उसको धरती पर नीचे करना है। तो क्लाउड सीडिंग अभी चर्चा में आया तो इस पर थोड़ी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। क्लाउड सीडिंग में हाल ही में दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग जो है इसके प्रस्ताव पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक का आंकड़ा 450 से क्या हो गया, अधिक दर्ज किया गया। अभी हाल ही में 450 से जो आपका वायु गुणवत्ता AQI जो है, इंडिकेशन है एक तरीके का, ये एक तरीके का सूचकांक है, इसको तैयार किया गया। और ये 450 से अधिक होने का मतलब है प्रदूषण की श्रेणी जो है वो खतरनाक श्रेणी के अंतर्गत आ गई है। अब बता रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग है क्या। क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन तकनीक है, ठीक है, जिससे मौसम को क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, AgI, सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं इस AgI को, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो भी इसमें यूज किया जाता है। शुष्क बर्फ D2O, जिसको अपन लोग D2O भी बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का भी यूज किया जाता है। और किसका यूज किया जाता है, AgI यानी सिल्वर आयोडाइड का भी यूज किया जाता है। जरूर ध्यान रखना, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ या सिल्वर आयोडाइड आपसे पूछा जा सकता है क्लाउड सीडिंग में जो यूज होने वाले रसायन है वो निम्न में से कौन से हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड के साथ साथ D2O का भी यूज किया जा सकता है। रसायनों का मेघों के ऊपरी हिस्से में छिड़काव किया जाता है, यानी ये जैसे बादल है, इन बादलों के ऊपर उसका छिड़काव किया जाता है ताकि वर्षण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करके वर्षा कराई जा सके, जिससे क्या किया जा सके, बारिश करवाई जा सके। यह प्रक्रिया बादलों में बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण को सुगम बनाती है, जिससे कृत्रिम वर्षा हो सकती है। तकनीक को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक संभावित समाधान यानी विशेष रूप से उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक की रीडिंग की अवधि के दौरान के रूप में क्या किया जा रहा है, माना जा रहा है। यानी बात सीधी सी यही है कि भाई उस प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है जो वातावरण में फैला हुआ है, तो बारिश करवा दो, जिससे वो क्या हो जाएगा, मौसम में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से जो प्रदूषित कण, धूल के कण हवा में है वो सब नीचे पानी के साथ बह जाएंगे। तो बादलों के ऊपर जो है वो सिल्वर आयोडाइड या क्या करना है, सिल्वर आयोडाइड के साथ साथ यहां पर पोटेशियम आयोडाइड या D2O जो है उसको बना करके बारिश के रूप में धरती पर उतार दिया जाता है, जिसे कृत्रिम वर्षा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल क्या है जरा देखो, ये कह रहा है दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक का आंकड़ा हाल ही में किस स्तर से ऊपर दर्ज किया गया है। तो आपको पता है कि दिल्ली में भी हाल ही में वायु प्रदूषण का जो आंकड़ा है वो काफी ऊपर चला गया, जिसकी कई जगह आलोचना भी हुई। तो AQI कह दीजिए आप, AQI का आंकड़ा 450 से पार पहुंच गया है, 450 से अधिक दर्ज किया गया है। ये है जो कि एक गंभीर स्थिति का संकेतक है। क्या है, गंभीर स्थिति जो है, गंभीर स्थिति का क्या है भाई, सूचक इसे कहा जा सकता है, गंभीर स्थिति का सूचक इसे माना जा सकता है। क्लाउड सीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्लाउड सीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों करवाई जा रही है क्लाउड सीडिंग। तो मैंने कह दिया कि पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है उससे बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है, हवा की गति बढ़ाने के लिए नहीं, प्रदूषण कणों को हवा से हटाने के लिए, वर्षा का निर्माण करना, बादलों का निर्माण करना, बादलों का निर्माण नहीं होता है, बादलों के ऊपर करवाई जाती है, प्रदूषण के कणों को हवा से हटाने के लिए वर्षा का निर्माण करना। क्लाउड सीडिंग का मुख्य उद्देश्य जो है वो है प्रदूषण के कणों को हवा से क्या करना है, हटाने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, क्लाउड सीडिंग में कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए हम लोग कौन से रसायन का यूज करते हैं। तो एक तो है आपका सिल्वर आयोडाइड, HgI सिल्वर आयोडाइड, एक है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम
आयोडाइड जो है, आयोडाइड, इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड, बाकी कोई ऑप्शन में दे नहीं रखा, इसका मतलब सिल्वर आयोडाइड ही आपका सही आंसर है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 450 से ऊपर जाने का क्या मतलब होता है? 450 से ऊपर जाने का मतलब गंभीर स्थिति है, तो सामान्य गुणवत्ता तो नहीं है, अच्छी भी नहीं है, संतोषजनक भी नहीं है, तो क्या है, वायु गुणवत्ता अत्यंत क्या है, खराब है। अत्यंत खराब वायु गुणवत्ता के लिए इस संकेतक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। AQI इंडेक्सन 450 का मतलब है अब आपके लिए बड़ी खतरनाक स्थितियां हो सकती है। और दिल्ली में आपने देखा होगा लोग मास्क लगाकर कैसे घूम रहे हैं। चलो, तो अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, जरा देखने का प्रयास हम लोग करेंगे अभी। तो देखो जरा क्या है मामला यहाँ पर। क्लाउड सीडिंग के अंदर सारी बातें आ गई है हमारे यहाँ पर, और 1 मिनट का इंतजार आप करिएगा, तो और भी सारी बातें हम लोग यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। और भी सवाल अभी मैं ऐड कर देता हूं, शायद कुछ सवाल इधर आए नहीं है। 1 मिनट का इंतजार, और आपके सामने हम रखने जाएंगे सारी बातों को। 1 मिनट रुकना भाई आप सब लोग, है ना। बहुत सारे सवाल आपके लिए मैंने और बनाए हैं, ठीक है। किस प्रकार कम होता है, तो यहां से आगे के जो हैं वो जुड़ नहीं पाए थे सवाल, इनको भी ऐड कर देता हूं मैं। चलिए, इंपोर्ट यहां पर है, क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य जो है उसको लेकर के हमने बातचीत रखी है। यह है क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य प्रदूषण को कम करने के अलावा और क्या है, और कौन सा उद्देश्य है क्लाउड सीडिंग का, वो भी बता दीजिए। क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य प्रदूषण को कम करने के अलावा और क्या है? वर्षा उत्पन्न करना, बादलों का आकार बढ़ाना, हवा की गुणवत्ता को सुधारना, पानी की आपूर्ति करना। तो क्लाउड सीडिंग का प्रदूषण कम करने के अलावा वर्षा उत्पन्न करने का काम भी करता है, क्योंकि क्लाउड सीडिंग से ही तो वर्षा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। वर्षा का क्या किया जाता है, वर्षा को उत्पन्न किया जाता है इसके माध्यम से ही। तो इसका सही आंसर है वर्षा उत्पन्न करना। क्लाउड सीडिंग से प्रदूषण किस प्रकार कम होता है? क्लाउड सीडिंग में से क्या होता है जिससे जो है वो प्रदूषण आपका कम हो जाता है? हवा में प्रदूषण के कणों को फंसाकर बारिश में घुलाया जाता है, पानी के जलाशयों को भरकर नहीं, ठीक है। प्रदूषण कणों को हवा में अवशोषित नहीं कर सकता, प्रदूषण कणों को हवा से बाहर निकाल नहीं सकता, तो क्या किया जाता है, हवा में प्रदूषण के कणों को फंसाकर बारिश में घुलाया जाता है। यानी बारिश में वो जो कण है प्रदूषण के, वो धुल कर कहां आ जाते हैं, नीचे धरातल पर आ जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं भारत आसियान बैठक के बारे में। भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता जो है, इसकी अभी हाल ही में एक बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो इस बैठक को लेकर के हमारे सामने क्या बातचीत है, आसियान संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता, जिसको AITIGA भी नाम दिया गया, अभी हाल ही में इसकी 6ठी बैठक का आयोजन, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की 6ठी बैठक का आयोजन कहां हुआ है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसकी बैठक का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। यह बैठक आसियान देशों और भारत के बीच में वस्तु व्यापार समझौते को बेहतर बनाने और व्यापार बढ़ाने और दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के उद्देश्य से क्या की गई है, आयोजित की गई है। भारत आसियान के बीच में व्यापार समझौता जो है, दोनों के बीच में व्यापार जो है वो अच्छे से पहले, जैसे आसियान के जो देश हैं, उस आसियान के देशों के बीच में व्यापार अच्छे ढंग से हो सके, मुक्त व्यापार की नीति को और ज्यादा अच्छे से लागू किया जा सके, इसको लेकर के ये बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई। तो सामान्य परीक्षाओं में सवाल सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि भारत आसियान जो है वो व्यापार समझौते की 6ठी बैठक का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, तो आपको जवाब दे देना है दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया। अब आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता क्या है, और यह समझौता मुख्य रूप से शुरू हुआ था 2009 के अंदर। कब? 2009 में। 2009 में आसियान देशों और भारत के बीच वस्तु व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इस समझौते का उद्देश्य क्या है, ये याद रखना है। व्यापार की शर्तों को क्या बनाना, सरल बनाना, सुविधाजनक बनाना, शुल्कों में कटौती करना, और दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार संबंधों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। जो सीमा शुल्क लगता है उसको कम करना है, मुक्त व्यापार की नीति जो है उसको अच्छे ढंग से लागू करना है, ये इसका उद्देश्य है। अभी हाल ही में
आसियान इंडिया समिट का आयोजन 2024 में किया गया था, वो कहां हुआ था ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जब छठी बैठक हुई तो इससे पहले भारत आसियान के बीच में एक शिखर सम्मेलन या एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो कहां पर किया गया था? तो 10 अक्टूबर 2024 को। कब? 10 अक्टूबर 2024, 10 अक्टूबर 2024 को 21वीं भारत आसियान समिट का आयोजन किया गया था, और वो कहां पर किया गया था ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो लियोपोल्डर में इस बैठक का जो आयोजन है वो किया गया था। इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रिसाइलेंस लियोपोल्डर 2024। तो ये आसियान के देशों के साथ भारत जो है वो अपनी नीति को किस प्रकार एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ाता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपके सामने इससे जुड़े हुए कुछ सवाल है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते का उद्देश्य क्या है? जो मैंने लास्ट में बताया वो आपसे पूछा गया है। वीजा नियमों को सरल बनाना बिल्कुल नहीं है साहब। वस्तु व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापारिक बाधाओं को कम करना एकदम सही जवाब है ये वाला। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की छठी संयुक्त समिति की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? ये छठी बैठक जो है इसका आयोजन किया गया था कहां पर जी? न्यू दिल्ली के अंदर इस बैठक का आयोजन हुआ। मुंबई में नहीं, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, कोलकाता में नहीं और चेन्नई में भी नहीं। नेक्स्ट हम लोग भारत के संविधान के बारे में बातें करेंगे। भारत के संविधान को लेकर के हम संविधान दिवस मना रहे हैं आज 26 नवंबर 2024 को। 26 नवंबर 2024 को हमारा संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था, यानी संविधान सभा ने संविधान बना करके उसको अंगीकार कर लिया था। अंगीकृत करने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से क्या किया गया था? लागू किया गया था। हालांकि कुछ भाग इसी दिन लागू हो गए थे। तो आज के दिन को हम लोग क्या बनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं, और संविधान के सभी निर्माताओं को हम लोग सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने भारत को ऐसा संविधान दिया। भारत के संविधान निर्माताओं को जितना कोटि कोटि धन्यवाद हम लोग करें उतना कम है, क्योंकि वो संविधान जो इतने सालों पहले बना, यानी 75 साल पहले बने संविधान में भी 75 साल पहले ये सोचा जा चुका था कि 75 साल बाद इस देश में क्या होने वाला और उसका समाधान क्या होगा। तो उन सभी संविधान निर्माताओं को आज की हमारी इस क्लास की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये इस बार के संविधान दिवस की जो है वो थीम रही, और एक सामूहिक कार्यक्रम जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया? संसद भवन के अंदर किया गया। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। हमारे संविधान के माध्यम से हमने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। ऐसा हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कहना है कि भारत के संविधान में सब कुछ छुपा हुआ है, एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। और इस समय उन्होंने जो है वो हमारे संविधान की एक संस्कृत में बनी प्रतिलिपि, अभी तक अंग्रेजी हिंदी में चल रहा था, जो संस्कृत में बना हुआ है संविधान लिखा गया है, उसकी लिपि का उद्घाटन किया। इसके अलावा एक स्मारक सिक्का जो है वो भी जारी किया। इसके अलावा उन्होंने डाक टिकट जो है वो डाक टिकट भी क्या कर दिया? जारी कर दिया है इसको लेकर के। इसके बाद देखिए भारत के संविधान दिवस के कुछ फोटोज आपके सामने। भारत ने जो संविधान दिवस मना रहे हैं उनके कुछ संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, ठीक है, वही सेंट्रल हॉल जो सेंट्रल हॉल जिस समय संविधान बना उस समय था, उस सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, ये सब लोग जो है वो सेंट्रल हॉल में मौजूद रहे। और इस समय स्मारक सिक्का, डाक टिकट और इसके अलावा संस्कृत की प्रतिलिपि को भी विमोचित किया गया था इस समय। तो ये सारी बातें हमने आप लोगों से की है अभी अभी, और कोई भी बात हमारी बच गई है तो उस बात को हम और आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में भी हमने बातचीत की है। आसियान का एक मैप भी था मेरे पास, वो मैप भी मैं अगर देख लेता हूं, अगर मिलता है यहाँ, तो उस मैप के माध्यम से भी भारत आसियान के बीच में जो बातचीत है उसको मैं समझा देता हूं आपको। एक सेकंड का समय मुझे और दीजिएगा आप लोग।
अगर वो मैप यहाँ आ जाता है तो मैप के बारे में भी बातचीत कर लेंगे। छठी भारत आसियान की बातचीत मैंने आप लोगों से कर ली है और लगभग सारी बात उस बिंदु पर हो गई है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैप के माध्यम से आसियान सम्मेलन के बारे में मुझे करनी है, वो भी बात मैं आपके सामने रख देता हूं। ये देखिए, भारत और आसियान के बीच में अगर बातचीत की जाए तो आसियान देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है भाई? म्यांमार। म्यांमार देश है। इसके अलावा लाओस है, लाओस है। इसके अलावा मेरे दोस्तों थाईलैंड है। इसके अंदर क्या है? थाईलैंड है, जहां जाने की बहुत लोगों की इच्छा होती है। एक इसके अलावा कंबोडिया है, कंबोडिया है। एक इसके अलावा वियतनाम है, वियतनाम है। ठीक है, एक इसके अलावा फिलीपींस है, फिलीपींस है। ठीक है साहब। इसके अलावा सर एक सिंगापुर है आपका। क्या है सर? सिंगापुर। ठीक है। एक आपका मलेशिया है, मलेशिया के अलावा ब्रुनेई है, और ब्रुनेई के अलावा इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया। ये वो राष्ट्र हैं जो किसके? आसियान के। ठीक है, आसियान संगठन के अंदर जो देश शामिल है वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। कितने हो गए वो भी काउंट कर सकते हो आप लोग। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। ये 10 देश जो हैं वो आपके आसियान संगठन के अंतर्गत क्या है? शामिल है। तो मेरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये सारी बातें मेरी समझ आई होगी, और मैंने बहुत प्रयास करके और बहुत अच्छे से आपके सामने क्लास रखने का जो है वो प्रयास किया है। धीरे धीरे इसकी क्वालिटी में और भी हम लोग सुधार कर रहे हैं। तो मित्रों, आप सभी का इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। रेगुलर क्लासेस जो है वो आप लेते रहें। मैं आपकी 100% जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का प्रयास आप सब लोगों के साथ करूंगा। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में प्रगति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नया सीखते रहिए, नया करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, और भारत के संविधान को एक बार फिर सलाम। जय हिंद।